देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने जो सवाल हैं, अपनी जो समस्याएं हैं हमसे साझा कर सकते हैं। जरिया रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर। हम लेकर आते हैं हर कार्यक्रम में आपके लिए नए विषय, और आज के कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों फसल की देखभाल के बारे में। जी हाँ, सरसों लगाने के लिए सही समय है, किस तरह की आप देखभाल कर सकते हैं, क्या कर प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, इस पर आपको बताएंगे। और खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और जागरूक भी करेंगे। तो आपके पास कोई भी सवाल है तो क्या करना है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा दें। डॉक्टर कपिला शेखावत यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। बता दें आपको, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, आयुराय पूसा, नई दिल्ली में। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा, और बता दें ये कुलपति हैं वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी, महाराष्ट्र से। जी हाँ, अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन कुछ ही पलों में ये हमारे साथ जुड़ेंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और इनसे हम कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारियां हासिल करेंगे। तो फिर आइए इसी के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। विषय हमने आपको बता दिए हैं, टोल फ्री नंबर की जानकारी दे दी है, तो फिर हम बिना समय को गवाते हुए बिल्कुल यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सरसों फसल की देखभाल के बारे में ही। तो सरसों की जब हम बात करते हैं, सही समय चल रहा है, कब तक कर सकते हैं हमारे किसान बुआई? अदिति जी, सबसे जो उपयुक्त समय है वो तो 25 अक्टूबर तक है सरसों की बुआई का। कुछ स्थानों पे जहां मान लीजिए खेत खाली नहीं होता है, 10 से 12 नवंबर तक भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्म के चुनाव के साथ में आप थोड़ी सी जो पछेती किस्मों का अगर आप चुनाव करें तो 15 नवंबर तक इसकी बुआई संभव है। बिल्कुल, तो 15 नवंबर तक का अभी भी समय है आपके पास। थोड़ी बहुत सावधानियां रखकर अगर आप करते हैं इसकी बुआई तो निश्चित तौर पर आगे अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं। समय रह गया है अभी भी, बस आपको यहाँ पर उन्नत किस्मों का चयन करना है। कौन सी उन्नत किस्में हैं, किस तरह से आपको खेत की तैयारी करनी है, बीजोपचार करना है तो किस आप कवकनाशी से यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ ही साथ कई तमाम बातों के बारे में हमारी विशेषज्ञ से हम विस्तार से जानकारियां हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सरसों की बेहतर पैदावार लेने के लिए कई कारकों पर ध्यान देना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल में कीट और रोग प्रबंधन। आमतौर पर देखा गया है कि सरसों में सबसे ज्यादा नुकसान माहू कीट से होता है। कुछ जगह इसे चेपा भी कहते हैं। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौध के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों और नई फलियों में रस चूसकर उसे कमजोर कर देते हैं। साथ ही साथ रस चूसते समय पत्तियों पर एक तरह का रस भी छोड़ते हैं। इस स्त्राव पर काले कवक का प्रकोप हो जाता है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है और बादल घिरे रहने पर इसका प्रकोप तेजी से होता है। इसमें बेहतर पैदावार के लिए समय रहते इस कीट पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। कीट दिसंबर के अंतिम या जनवरी के पहले सप्ताह में समूह में दिखाई देते हैं। समूह में कीट दिखाई देने पर प्रभावित टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। खेत में प्रकोप बढ़ने पर उचित दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह पर शाम के समय ही करें। साग वाली फसल पर 250 से 500 मिलीलीटर दवा का छिड़काव करें। जरूरत होने पर दूसरा छिड़काव 7 से 10 दिन के अंतराल पर करें। वहीं फसल में एक रोग भी ज्यादातर देखा गया है, जिसमें पौधे के तने में गलन के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें पौधे के तने में लंबे व भूरे धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफेद फफूंद की तह बन जाती है। ये सफेद फफूंद पत्तियों, टहनियों और फलियों पर भी नजर आ सकती है। यदि इसका प्रकोप फूल निकलने या फलियां बनने के समय पर हो तो तने टूट जाते हैं और पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सरसों की खेती को तनागलन रोग से बचाने के लिए उपचार करें।
तो जानिए आपने सरसों की देखभाल से जुड़ी कुछ अहम बातें, इन पर भी हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ से। जिन हमारे किसानों ने सरसों की फसल लगा ली है, उन्हीं किस तरह के देखभाल कार्य करने हैं रिपोर्ट के जरिए तो आपने जान लिया है। विशेषज्ञ से भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज के कार्यक्रम के कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि सरसों खेती जो है जी। हेलो जी आपकी आवाज हमें मिल रही है आनंद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ सर, हमारा सवाल ये है कि ऐसे सरसों खेती जो है क्या बलुई मिट्टी में भी की जा सकती है? बलुई मिट्टी में आप कर सकते हैं या फिर? जी जी। आनंद जी, बलुई मिट्टी में भी आप कर सकते हैं और हल्की, इसके लिए बहुत अधिक भारी मिट्टी नहीं चाहिए। श्रेष्ठ तो हम रहता है कि मान लीजिए दोमट मिट्टी हो। थोड़ी इसमें कई बार जल धारण क्षमता अगर अच्छी नहीं होती तो दिक्कत हो सकती है, तो उसमें आपको अगर आपके पास पानी की उपलब्धता हो तो इसमें सरसों को आपको 2 बार पानी देना होगा, एक तो करीब 35 दिन पे और दूसरा 65 दिन पे। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि बुआई के समय जो पलेवा देने के लिए भी आपके पास पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। ये 3 पानी देने होंगे। हल्की मिट्टी में भी सरसों की अच्छी तरह से हम इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छी उपज इसमें ले सकते हैं। उन्नत किस्म का चुनाव किए, बुआई के समय जो सावधानियां हैं उनको आप देखिए, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो आप बेझिझक यहाँ पर बलुई मिट्टी में भी खेती कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आपको यहाँ पर बरतनी होगी। तो ऐसे में आप डॉक्टर शेखावत यहाँ पर बता रही थी कि अगर उन्नत किस्मों के साथ बुआई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो अभी भी बो सकते हैं किसान? देखिए, जो समय पर जो बोई जाने वाली किस्में हैं सरसों की, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर हम सही समय मानते हैं। उसके लिए जैसे पूसा मस्टर्ड 25 है, 27 है, 28 है, पूसा मस्टर्ड 33 नंबर है। उसके अलावा NRC HP 506 है, NRC DR 202 है, गिरिराज एक बहुत अच्छी किस्म है। पुरानी किस्मों में पूसा तारक, पूसा महक, पूसा विजय, इनमें से आप किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय पर बोने का जो समय है जो थोड़ा निकल चुका है, हम नवंबर में प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ पछेती किस्में हैं। जैसे इसके अंदर स्वर्ण ज्योति है, आशीर्वाद एक अच्छी किस्म है, पूसा मस्टर्ड 26 एक अच्छी किस्म है, गीता है, RGN 60 है। इनमें से अगर आप किसी किस्म का चुनाव करें तो हम 12 से 15 नवंबर के बीच तक भी सरसों की सफलतापूर्वक बुआई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये तमाम किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं हमारे किसान, अगर आप अभी भी बुआई करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमीरपुर से मंगलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी सर, ये पूछना है जैसे हमारी सरसों थोड़ी बिगड़ी है, मतलब हमें लगाई तो थोड़ी बिगड़ी होगी तो चल जाएगी? 1 फुट 6 इंच में है कम से कम उसका पौधा, उसमें कौन सी खाद डालें? जी क्या कहेंगे? जी, पोषक तत्व प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सरसों में। जो नाइट्रोजन की मात्रा है सरसों को करीब 80 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए। इसके अलावा फास्फोरस करीब 60 किलो और इसमें पोटेशियम की करीब 40 किलो मात्रा आपको चाहिए होती है। अब चूंकि ये एक तिलहनी फसल है और हम तेल के लिए इसको उगाते हैं, तो सल्फर बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी करीब 40 किलोग्राम मात्रा आपको चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी बुआई कर चुके हैं और 1 फीट की या ऐसा बता रहे हैं कुछ आपकी हो चुकी है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में ही आपको करीब 40 किलोग्राम जो नाइट्रोजन की कुल मात्रा है, उसके अलावा पूरा फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर बुआई के समय ही दिया जाता है। श्रेष्ठ तो यही रहता है। जो नाइट्रोजन की मात्रा आप दूसरी आपको जो डोज देनी होती है उसको हम दो भागों में बांट के देते हैं, और दूसरे भाग अब एक बार आप पानी देके 30 से 35 दिन की जब आपकी फसल हो तब आप एक सिंचाई कर दें, और सिंचाई के 4 या 5 दिन के बाद जब खेत में आप चलने जैसे हो जाए, पैर ना चिपके, उस समय करीब 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की दर से आप प्रति हेक्टेयर की दर से आप एक नाइट्रोजन की मात्रा इसमें दे सकते हैं। शुरुआत में अगर आपने फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर का प्रबंधन नहीं किया है तो आप खड़ी फसल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना होगा कि लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो जैसे कि नाइट्रोजन के अंदर आपको पीलापन दिखाई देगा, जो नई पत्तियां हैं उनमें फास्फोरस के अंदर मोटी पत्ती बन जाएगी, कलरेशन हो जाता है पर्पल कलर का, पोटेशियम में भी लेदरी जो या चमड़े की जैसी मोटी पत्तियां बन जाती हैं। तो लक्षण पहचान के समय रहते हम खड़ी फसल में भी पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हम आयरन की बात करें या जस्ता, इन सब का प्रबंधन भी किया जा सकता है। फिलहाल आप एक सिंचाई देने के बाद 30 से 35 दिन की आपकी फसल हो तो 40 किलोग्राम प्रति दर के हिसाब से नाइट्रोजन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से करना है आपको खाद प्रबंधन आपने जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हिमांशु जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो।
हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हिमांशु जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ मैम, ये बताइए सल्फर सरसों की फसल में सल्फर डाल सकते हैं? जी, सल्फर कह रहे हैं शायद आप? हाँ सल्फर। जी सल्फर। हाँ जी, सल्फर बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है सभी तिलहनी फसलों के लिए और सरसों के लिए भी। इसकी संस्तुतित मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो आपको बुआई के समय ही डालनी होती है। और अगर आप किसी कारण से बुआई के समय नहीं दे पाए तो जब आपकी फलियां आने लगे तो अब आप एक थायो यूरिया नामक एक रसायन आता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। करीब 500 ग्राम आप लीजिए, 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में छिड़कें, या 0.1% का घोल आप खड़ी फसल में फलियां आने पर भी दे सकते हैं। इससे दाने का साइज मोटा होगा और उसमें तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। तो सल्फर बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है सभी तिलहनी फसलों के लिए, इंक्लूडिंग सरसों। बिल्कुल, तो देखिए आप सल्फर की मात्रा भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी बताई गई है उतनी ही आपको देनी है, तभी आपकी फसल के लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कपिला, आपसे हम लगातार जान रहे हैं कि हमारे किसान जो लगाना चाहते हैं वो किस तरह की तैयारियां यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उन किसानों को भी जागरूक कर रही हैं जो फसल लगा चुके हैं। आपने उन्नत किस्मों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी थी, किस तरह से खेत की तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपसे जानूंगी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गया मेरे साथ। पहले मैं उनका सवाल शामिल करना चाहूंगी कार्यक्रम में। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। जी जगदीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये कहना था मैडम कि मेरे को सरसों वो ये 20 दिन हो गए, लेकिन उसकी वृद्धि सही नहीं हो रही। बिल्कुल, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। डॉक्टर शेखावत, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, एक्चुअली वो देखने पे ज्यादा समझ में आता है। फसल के सही बढ़वार नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो जैसे हम बात करते हैं कि पलेवा देकर नमी जो है सीकर में, या जैसे आप यहाँ से हैं तो कई बार बारिश के बाद में हम बिना पलेवा दिए बारिश के पानी से ही हम अर्ली सोइंग कर देते हैं, सितंबर के लास्ट में या इस तरह से। तो एक तो खेत में बुआई के समय प्रॉपर आपकी नमी होनी चाहिए ताकि आपका अंकुरण वगैरह सब सही हो। दूसरा हम बात कर रहे थे पोषक तत्व प्रबंधन की। इसके अलावा अगर कोई बीमारी या कीड़ा अगर है तो आपको देखना होगा। इतनी जल्दी सरसों में कोई बीमारी नहीं लगती सिवाय रॉटिंग के, जैसे जब आपका पूरा ही सड़ जाता है। लेकिन बढ़वार की आप समस्या बता रहे हैं तो आप कोई कीट की समस्या देखिए, पोषक तत्व प्रबंधन पे आप ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन का हो सकता है आपने शुरुआत में सही मात्रा न दी हो। खड़ी फसल में 1 सिंचाई आप दे दें, आपकी 20 दिन की फसल हो गई है लगभग, 30 से 35 दिन पे आप 1 पानी देकर आप नाइट्रोजन की जो करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया के माध्यम से आप नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ मल्टी न्यूट्रिएंट मिक्सचर्स भी आते हैं। और मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप अपनी मृदा का जांच कराएं, उसमें आपके पोषक तत्वों का क्या स्तर है। न केवल जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं बल्कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी फसल के ओवरऑल बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो जिसमें जिंक की बात या जस्ता की बात करते हैं, या लोहा है, या बोरोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आप पूरी मृदा की जांच कराइए। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपको कई पोषक तत्वों के बारे में पता चलेगा। दूसरा, अगर ऊसर या कलर है, मतलब जहां सलाइन अगर सॉइल्स है, उसकी भी आप जांच कराइए। और फिर उसके बाद में बता पाना ज्यादा श्रेष्ठ होगा कि समस्या क्या है। इनमें से कोई एक समस्या होगी, आपको देखना होगा कि कहाँ कमी रह गई है। बिल्कुल, तो क्या करना है आपको, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ राहुल सोनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पहले तो प्रकाश पर्व की शुभकामना। जी आपको भी। आप बताइए सवाल क्या है? किचन गार्डन के लिए सरसों की भाजी लगाएं। जी, किचन गार्डन में सरसों। किचन गार्डन में सरसों लगाना चाहते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से आपका उद्देश्य उसमें तेल नहीं बल्कि आप सरसों को साग के रूप में लेना चाह रहे होंगे। तो आप लगा सकते हैं। जो वैसे जो परंपरागत किस्में हमें चलती आई हैं उनमें उनसे भी हम साग बना सकते हैं। लेकिन हरियाणा सरसों और इवन पूसा से भी कुछ किस्में हैं जो केवल साग के लिए ही बनाई गई हैं। उनमें से अगर आपको किसी का बीज मिल जाता है तो आप वो लेकर अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत अधिक देखभाल की जरूरत नहीं है। किचन गार्डन में वैसे भी बहुत कम एरिया होता है जी। और बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपने भी याद दिला दी मुझे कि सरसों आ गए हैं और अभी हमें अपने थाली में इसको शामिल कर देना चाहिए। तो आप ले सकते हैं, कोई ज्यादा अधिक देखभाल की जरूरत नहीं है। तो नियमित पानी देते रहिए। और छोटे ही जब होते हैं पौधे, इसमें सिंगल नोट बन जाती है, वो श्रेष्ठ रहती है। 2-3 किस्में हैं, पूसा संस्थान से भी निकली है, हरियाणा हिसार जो यूनिवर्सिटी है उससे भी निकली है। उनका स्वाद ज्यादा अच्छा है साग के लिए, आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो किचन गार्डन में भी देखिए सरसों को आप हिस्सा बना सकते हैं। अपने घर
अपने सरसों के साग का लुत्फ उठा सकते हैं। किस्में भी यहाँ पर विकसित की गई हैं, उन्हीं का आप चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी, आइए आपको बता दें, कुलपति हैं ये वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी महाराष्ट्र में। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। धन्यवाद जी। खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे सभी दर्शकों को यही बता दें कि खेती बाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कृषि यंत्रों का कितना महत्व हो जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कृषि यंत्रों को आज की आधुनिक खेती वो मैकेनाइजेशन पे आधारित खेती है, और हमारे पास जो चैलेंजेस हैं उसमें ये है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं बार बार दूरदर्शन के माध्यम से ये बताता रहा हूँ कि 20वीं शताब्दी में जो टॉप 20 खोज हुई हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, 20वीं शताब्दी में टॉप 20 जो खोज हुई हैं उसमें मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन एग्रीकल्चर में एक है। और मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन ने कृषि में जो बदलाव लाया, टाइमलीनेस का बदलाव लाया जी, कि समय पे खेती हो, प्रिसीजन का बदलाव लाया, कैपेसिटी का बदलाव लाया, इफिशियंसी का बदलाव लाया। और इस मैकेनाइजेशन ने, अब आप देखेंगे तो सीड, फर्टिलाइजर और जो आपका प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल है, इसमें 15 से 20% तक कमी लाई जा सकती है अगर हम मशीन का यूज करते हैं। लेबर की बचत होती है जी, और उत्पादन बढ़ता है जी। और आजकल पता है आपको कि कई जगह पर आप पाएंगे कि कृषि कार्य बढ़े हैं, मैनुअल लेबर की कमी होती है जी। मैनुअल लेबर की हम कहें कि उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके चलते अगर हम मशीनों का इस्तेमाल कर दें तो देखिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये लागत में काफी हद तक, जैसे हमारे डॉक्टर कह रहे हैं, कमी आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कृषि यंत्रों का उपयोग अगर हम खेती बाड़ी में करते हैं। इसके संदर्भ में विशेषज्ञ से विस्तार से और जानकारियां हासिल करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है हमारी, उस पर नजर डाल लेते हैं। कृषि यंत्रों ने खेती को काफी आसान बना दिया है। इनके इस्तेमाल से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। मशीनों ने खेती को न सिर्फ आसान बनाया है, बल्कि पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जितना जरूरी खेती में इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल है, उतनी ही जरूरी है इनकी देखरेख। कृषि यंत्रों के बेहतर रखरखाव से न सिर्फ इनसे लंबे समय तक फायदा लिया जा सकता है, बल्कि यंत्र बिना किसी खराबी के लंबे समय तक चलते भी रहेंगे। इतना ही नहीं, अच्छी देखरेख से यंत्रों की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। कृषि यंत्रों के रखरखाव के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। रोजाना काम शुरू करने से पहले और बाद में यंत्रों की साफ सफाई करें। जरूरत पड़ने पर पानी से भी सफाई करनी चाहिए। काम करने से पहले और बाद में यंत्रों के नट बोल्ट की जांच जरूर करें। नट बोल्ट को तुरंत दुरुस्त कर दें। मशीन के घूमने वाले हिस्सों में मोबिल ऑयल और ग्रीस जरूर डालें। बरसात के दिनों में तो कृषि यंत्रों की खास देखभाल करें। यंत्रों को पानी से बचा कर रखें। कृषि यंत्रों के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे डीजल या केरोसिन तेल न रखें। कृषि यंत्रों का इस्तेमाल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें कि यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह ज्ञान और उसका प्रशिक्षण हो। यंत्रों का इस्तेमाल करने के दौरान जरूरी और निर्देशित कपड़े ही पहने। साथ ही दूसरे सुरक्षात्मक साधनों जैसे पानी और रेत को काम करते समय अपने पास रखें। कुल मिलाकर बुआई से लेकर कटाई तक ज्यादातर सभी कृषि कार्यों में किसान मशीनों का उपयोग कर अपनी आमदनी को दोगुना कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ इनका सही रखरखाव भी करें। तो
तो ये थी हमारी एक विशेष रिपोर्ट। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर मैं डॉक्टर कपिला का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कपिला, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि अगर अभी हमारे किसान उन्नत किस्मों का चयन कर लेते हैं, बुआई कर रहे हैं, तो खेत की तैयारी और प्रबंधन किस प्रकार करें? जी देखिए, सबसे पहले तो खेत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा खेत का चुनाव करें जहां ऑटोमेटिकली जल का निकास हो, मतलब स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए पानी में, एक डेफिनेट स्लोप होना चाहिए। उसके अलावा फिर हम मशीनों से सरसों की ही बात करें तो कई लोग तो जहां बरानी क्षेत्रों में जो आपकी रेजिडुअल मॉइस्चर है या बचा हुई जो नमी है उस पर ही बुआई कर देते हैं, जैसे आखिरी बारिश के बाद में जब खेत तैयार करके कर सकते हैं। और पलेवा देकर भी, रेन इरिगेटेड जो सिंचित क्षेत्र है उसमें पलेवा दिया जाता है। एक सिंचाई के बाद में 3 या 4 दिन के बाद जब खेत परिस्थिति में हो तब आप एक डीप प्लोइंग, एक गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके बाद 1 या 2 हैरो और 1 कल्टीवेटर, उससे और पाटा चलाने के बाद में खेत समतल हो जाता है। और उसके बाद में सीड ड्रिल के माध्यम से, जैसे मिश्रा सर भी बता रहे हैं, मैकेनाइजेशन बहुत अच्छा है। सरसों में ऑलमोस्ट सभी जो है वो हम ट्रैक्टर से ही इसकी बुआई करते हैं। सीड कम फर्टी ड्रिल का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सीड का प्लेसमेंट और फर्टिलाइजर प्लेसमेंट एक साथ होता है। इस तरह से आप खेत का चुनाव करें और आखिरी जुताई के समय आप खेत में खाद मिला दें, छिड़क दें जो भी इसके अंदर मिल जाती है, और खाद और बीज को एक साथ ना मिलाएं। और या तो फर्टी कम सीड ड्रिल का उपयोग करें या आखिरी जुताई के समय खाद मिलाने के बाद में सीड ड्रिल से आप सीधा गेहूं की बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से आपको यहाँ पर खेत की तैयारी करनी है, ये हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इससे संबंधित और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, आपको जागरूक करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों फसल की देखभाल और खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या है उनका सवाल आइए जान लेते हैं। राजेश प्रजापति हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो जी मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी मेरी लाइव बोई हुई है मैडम, सरसों बोई हुई है तो उसके पीले पत्ते हो रहे हैं। सरसों आपने लगा रखी है, पत्ते जो हैं पीले हो रहे हैं। डॉक्टर कपिला क्या कहेंगे आप? पत्तों में पीलेपन के भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है शुरुआत में आपने नाइट्रोजन की जो हम बात कर रहे हैं उसका प्रबंधन ठीक से ना हो पाया हो। संसूतित मात्रा जो है वो प्रति हेक्टेयर करीब 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की है, जो आप यूरिया के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटना है। आधी जो मात्रा है वो बुआई के समय देनी है, हमने पहले भी बताया। आखिरी जुताई के समय आप खेत में मिला दें और उसके बाद सरसों की बुआई करें। दूसरा जो है आपको पहले पानी के बाद में बची हुई आधी मात्रा को देना है। किसी कारण अगर आप पहले नहीं दे पाए हैं और आपके नाइट्रोजन में पीलापन और जो आपकी मतलब यंग लीव्स, जो आपकी नई पत्तियां पीली हो रही हैं, तो ये निश्चित रूप से नाइट्रोजन की कमी है। कई बार किसी कीड़े की समस्या भी इसमें हो सकती है कि मान लीजिए ऊपर से या कहीं कीड़े का है तो भी पत्तियों में इसमें हो सकता है। तो आपको देखना होगा कीड़ा कौन सा है।
पूरे ही पौधे सूख रहे हैं तो ये एक चितकबरा कीट होता है, वो चलते हुए पौधे को काटता है और बाकी बचा हुआ पौधा जो है वो सूख जाता है। आपको देखना होगा समस्या क्या है। पानी की अगर बहुत कमी थी बुआई के समय तो हो सकता है नमी की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है। तो आपको देखना होगा बीमारी इस समय सरसों में इतनी जल्दी अवस्था में कोई नहीं आती, तो या तो ये किसी पोषक तत्व की कमी है, मृदा की जांच कराएं। और ओवरऑल एक जो पोषक तत्व प्रबंधन है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक ओवरऑल जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं हम, उसकी ओर देखिए और देखिए किस्म का हो सकता है आपने अपना बचा हुआ बीज इस्तेमाल कर लिया हो, तो सही स्रोत से सही किस्म का चुनाव करें, सही समय पर सही तरीके से बुआई करें, तभी इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से विपिन जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी मैम, नमस्ते। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए आप। जी मैम, मेरे मैम 2 सवाल थे, कृषि यंत्रों से जुड़े हुए थे। जी पूछिए। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि जो हम लोग बुआई करते हैं जैसे चना, मसूर या गेहूं की, तो खाद जो रहता है हम मतलब बीज में मिला के बोते हैं सीडल में, तो क्या ऐसी कोई यंत्र मैं जानना चाह रहा था कि जिसमें खाद और बीज अलग अलग वो डाल सकें जमीन में, क्योंकि हम लोग अभी क्या करते हैं कि बीज में ही खाद मिलाते हैं। और पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था मैम कि जो पराली रहती है या फिर जो मक्के का जो डंठल रहते हैं, तो इनके लिए भी कोई यंत्र है ऐसा जिससे हमें जलाना ना पड़े और खेतों में मतलब। तो देखिए पराली प्रबंधन तो आज के समय की मांग है, सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। उसके लिए भी यहाँ पर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं जिनके बारे में चाहूंगी मैं डॉक्टर मिश्रा आप लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को विस्तार से जरूर बताएं। तो डॉक्टर मिश्रा 2 सवाल है, खाद और बीज अलग अलग लगाना चाहते हैं, यंत्र है अलग अलग। सुन गया मैं सवाल जी। तो किसान भाई, आपका जो प्रश्न है वो बहुत अच्छा है और ये बहुत हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि सीड और फर्टिलाइजर को एक जगह मिक्स करके नहीं डालना चाहिए। तो हमारे पास सिंपल सीड ड्रिल है, रेवाड़ी मॉडल सीड ड्रिल के नाम से हम कहते हैं, जो रेवाड़ी मार्केट में, और भी ऐसे हैं। ग्रेविटी फीड से ग्रेविटी फीड जो है उनसे तो आप देखे होंगे कि चूंकि आपका क्या है, जो आपके जिन फसलों का आपने नाम लिया उसमें कुछ में साइज अलग अलग होती है। तो हमने वो जो मॉडल बनाया है इसका, उसमें है कि कई प्लेट्स होती हैं, जिस साइज का बीज होता है उस साइज के छेद के साथ उसकी मैचिंग कराते हैं। तो वो सीड ड्रिल अगर आप लेते हैं, और वो सीड ड्रिल अवेलेबल है, ग्रेविटी फीड सीड ड्रिल जो है, उनसे आप उनमें दोनों अलग अलग बॉक्स है, सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, और उनसे आप बुआई कर सकते हैं। तो आजकल बाकी जो भी सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल बन रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा सीड रेट एडजस्टमेंट की, सीड साइड एडजस्टमेंट की है। तो ये बहुत आवश्यक है जो आपने कहा कि सीड और फर्टिलाइजर को एक साथ नहीं डालना चाहिए। सीड फर्टिलाइजर की जो रिकमेंडेशन है कि फर्टिलाइजर को या तो उसके नीचे पड़े, सीड्स के नीचे, या साइड में पड़े, तो 1-1.5 इंच का हम उसमें क्या कहते हैं डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो और उससे फर्टिलाइजर का यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी और जर्मिनेशन का भी सुधार होगा। जहां तक आप बात की कि पराली जो पराली का मैनेजमेंट करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसको हम पूसा डिकम्पोजर बायोकेमिकल सिस्टम है, और फिर IRI ने, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिवीजन ने उसको कमर्शलाइज भी किया है। रैपिड कंपोस्टिंग की तकनीकी भी बनाई है, रैपिड कंपोस्टिंग की। तो उनसे आप उसका यूज करके विंडो मेथड से, अगर आप कंपोस्ट बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो विंडो मेथड से कंपोस्ट बना सकते हैं। इसकी कई यूनिट हम लोगों ने IRI की तरफ से लगवाई थी, वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसको कलेक्ट करके और फिर उसको साइज छोटा करके, तो इस तरह के श्रेडर हैं, श्रेडर से उसको आप साइज छोटा करके और फिर कंपोस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी मेथड से, पिट मेथड से भी कर सकते हैं और विंडो मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें आप पूसा डिकम्पोजर या आपके एरिया में जो भी बायो डिकम्पोजर अवेलेबल हो, उसको लेकर के अगर आप करते हैं
तो बहुत फास्टर डिकम्पोजिशन होता है। जैसे जो आपका 6 महीने 5 से 6 महीने जहां लगते हैं, वहीं से 6 से 7 वीक में, हफ्ते में डिकम्पोजिंग आपकी बायोमास के आपके पराली की हो सकती है। और ये समस्या ध्यान में नहीं दूसरी फसलों में आ रही है। हम मराठवाड़ा में यहाँ पर हम हैं, तो दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनके रेजिड्यू को बर्न करने के डिकम्पोज करने के लिए हम तकनीकी ये भूसा डिकम्पोजर और मैकेनिकल तकनीकी का प्रयोग इस्तेमाल करके आसानी से जो रेजिड्यू बच जाते हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है। बिल्कुल, इसी के साथ बता दें आपको एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से सुधीर जी। उनका जो सवाल है वो जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछे अपना सवाल। जी सुधीर जी, आप अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। जी पूछिए। जी, हम पीली सरसों लगाना चाहते हैं, तो उसके कौन कौन बीज हैं हमें बताया जाए। पीली सरसों के लिए क्या बताना चाहेंगे? पीली सरसों की कुछ जी, हमारे जो पीली सरसों लगाना चाहते हैं तो उसके बीज की जानकारी चाह रहे हैं। देखिए, पीली सरसों का जो तेल है बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत इसकी मांग भी रहती है। कुछ अच्छी किस्में हैं जो एक DRMR या जो रेपसीड मस्टर्ड का संस्थान है भरतपुर में, उसके द्वारा निकाली गई है, जिसमें पीताम्बरी एक अच्छी किस्म है। उसके अलावा NRC येलो सरसों 303 एक किस्म है, तो उसका बीज भी आपको वहीं पर ही उपलब्ध होगा। ज्यादातर सितंबर और अक्टूबर के माह में वो एक मतलब बीज जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक कैंप भी लगाते हैं। तो 2-3 किस्में हैं पीली सरसों की। बस पीली सरसों में ध्यान देने की ये बात है कि शैटरिंग बहुत होती है, मतलब जो कटाई है वो आप समय पे करें। अगर थोड़ा भी डिले होता है तो इसका दाना बहुत झड़ता है। और श्रेष्ठ किस्में हैं इसकी, पीताम्बरी बहुत अच्छी किस्म है, T39 एक किस्म है। इनमें से आप किसी का चुनाव कर सकते हैं, और जो आपका भरतपुर में संस्थान है वहीं से इसकी जो आपको बीज है वो भी उपलब्ध होगा। बिल्कुल, से आप देखिए, पीली सरसों एक अच्छी फसल हम कह सकते हैं, ले सकते हैं आप, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। कौन सी किस्म का चयन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक आगे भी पहुंचाएंगे। लेकिन रुक रहे हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सरसों फसल की देखभाल और खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो क्या करना है, आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है, अपने सवाल हमसे पूछने हैं जिनके जवाब विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेंद्र जी, उनका सवाल आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैडम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा मैडम सवाल ये है कि सरसों बाद में सूख जाती है, जो कुछ कुछ पेड़ सूखते हैं, जब फूल टूटते हैं ना जी, उसके बाद में पेड़ सूखने शुरू हो जाते हैं तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल जी, तो ये एक समस्या है। डॉक्टर कपिला क्या कहेंगे? सुरेंद्र जी, फली लगने के बाद जो सूखता है ना आपका पौधा, मान लीजिए बाकी सारा खेत हरा होगा, कुछ पौधे बीच बीच में आपको लगेंगे मैच्योर होके सूख गए हैं। ये एक बीमारी है तनागलन, और या इसको स्क्लेरोटिनिया रॉट भी हम कहते हैं। ये एक फफूंद जनित बीमारी है और सिंचित क्षेत्रों में आजकल बहुत जगह पर ये देखी गई है। आप हरियाणा से बात करें, हरियाणा, पंजाब, जो आपका मतलब वेस्टर्न यूपी है, या राजस्थान के कुछ क्षेत्र जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, इस पूरे ही बेल्ट में ये समस्या बहुत ज्यादा देखी गई है। और प्रॉब्लम ये है कि इस समस्या के लक्षण जब तक नजर आते हैं ना, जब तक खेत को नुकसान हो चुका होता है। आप देखेंगे उन पौधों को उखाड़कर और तने के पास से खोलकर देखेंगे कि तने के बीच में आपको ना उड़द के दानों जैसी गांठें दिखाई देगी, मतलब उड़द के दाने जैसे, स्क्लेरोशिया बोलते हैं हम उनको। तो ये स्क्लेरोटिनिया रॉट या तनागलन नाम की बीमारी है। इसमें आपको बीज उपचार से लेके पूरा तक शुरू से ही प्रबंधन आपको देखना होगा। जिन खेतों में लगातार ये बीमारी आती है वहां आप बीज उपचार करें। तनागलन के लिए कार्बेंडाजिम नाम का एक जो रसायन है, उसकी 2 ग्राम मात्रा लेके प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज उपचारित करें। और एक इसका, क्योंकि मैंने बताया कि लक्षण आने तक नुकसान हो चुका होता है, तो प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे हम कहते हैं, यानी कि एडवांस में ही जो स्प्रे होता है, तो करीब मतलब 55 दिन के आसपास आप एक स्प्रे करिए, और एक 70 दिन के आसपास कार्बेंडाजिम जो मैंने रसायन बताया उसी का ही 0.2% घोल बनाकर अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी कम देखी गई है। जहां बहुत ज्यादा समस्या है वहां हम फसल चक्र भी अपनाने के लिए कहते हैं। सरसों की जगह आप चना या गेहूं लीजिए 1 या 2 साल में, क्योंकि मिट्टी से जनित बीमारी है, मिट्टी में इसके स्क्लेरोशिया रहते हैं, तो 1 या 2 साल। गर्मियों में इसकी गहरी जुताई करिए। तो एक प्रकार का समेकित प्रबंधन आपको इस बीमारी से बचने के लिए करना होगा। पौधे जब आपको दिखाई दे इनको उखाड़ करके, तो आपको निश्चित रूप से अलग करना ही है। और कुछ किस्में हम शोध कर रहे हैं जो इस रोग के प्रति प्रतिरोधक हो, लेकिन सीड ट्रीटमेंट लेना है। प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे कार्बेंडाजिम का 2 अवस्थाओं पे, 55 दिन पे और 70 दिन पे दे। पानी बहुत ज्यादा खेत में ना दे, बहुत अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी अगर बहुत ज्यादा है और जनवरी के आसपास मान लीजिए सूरज भी कम निकलता है, उस समय ये फफूंद बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। जनवरी के बाद कोशिश करें सरसों में पानी ना दें। 2 पानी आपके दिसंबर के आखिर तक या प्रथम सप्ताह जो जनवरी का है उसी में ही पूरे हो जाने चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए किस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है, आपको क्या कदम उठाने हैं। हमारी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, तो अब आपको यहाँ पर सतर्क रहना है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मिश्रा का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्रा, हम अगर आज के समय की बात करें तो पहले तो खेती में महिलाएं पीछे रहती थी, लेकिन आज आगे आकर काम कर रही हैं, तो महिलाओं की सहूलियत के लिए भी किसी तरह के कृषि यंत्र बनाए गए हैं? जी हाँ, महिलाओं के सहूलियत के लिए कृषि यंत्र बनाए गए हैं, जो एर्गोनॉमिक कंसिडरेशन लगा करके उनको डिजाइन में एडजस्टमेंट दिया गया है जी। जो कि पुरुष और महिला की जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि अलग अलग इक्विपमेंट ना हो करके एडजस्टेबल इक्विपमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे पुरुष किसान है, महिला किसान है, तो उनका अपना जो एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा है, एंथ्रोपोमेट्रिक माप है, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम लोग ऐसे इक्विपमेंट बनाने की कोशिश किए हैं। IRI में भी है, CI भोपाल में भी है, और ओमेन की हमारी अलग से इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर में, वहाँ पे है। और ढेर सारे किसान भाई भी आगे बढ़ करके आए हैं जिन्होंने छोटे इक्विपमेंट और बैटरी से चलने वाले इक्विपमेंट IRI ने भी बनाए हैं, वो स्पेशली ओमेन के लिए बनाए हैं। और ढेर सारे इक्विपमेंट में हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि डायमेंशन एडजस्टमेंट रहे, ताकि वुमेन भी यूज कर सके उसको और पुरुष किसान भी यूज कर सके। लेकिन इसके अलावा हम थोड़ा ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आजकल हम आधुनिक यंत्रों की जब बात कर रहे हैं तो उसमें नए
दिशाएं आई हैं, जैसे हम ड्रोन की बात करते हैं। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जो वुमेन चलाए या मैन चलाए, कोई भी, मतलब महिला किसान हो या पुरुष किसान हो, अगर ज्ञानी किसान है, ट्रेंड किसान है, तो वो ड्रोन को ऑपरेट कर सकता है। और पता है आपको कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा पहल उठाया और ड्रोन पॉलिसी लेके आई। मैं भी उससे जुड़ा था और अभी हमारी एक समिति है जो अलग अलग क्रॉप के लिए एसओपी लेकर के आ रही है, और कि क्या क्या इस ध्यान रखना चाहिए ड्रोन एप्लीकेशन में। ट्रेनिंग की सब व्यवस्था की गई है और भारत सरकार ने अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी को ऐसे जैसे दूसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उसी की तरह SMAM जो स्कीम है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में लाया है। और ड्रोन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए ढेर सारे कार्य किए जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनको इनकरेज करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 75% तक उस पर सब्सिडी कर रखी है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 100% सब्सिडी दे रखी है। और जो हमारे किसान इंडिविजुअल लेवल पे लेना चाहते हैं उनको जनरल किसान के लिए 40%, महिला किसान, SC ST किसान, नॉर्थ ईस्ट के किसान, इनके लिए 50% तक सब्सिडी लाई गई है। तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये बात बड़े जोर के साथ कहना चाहता हूँ कि ड्रोन का एप्लीकेशन ना पेस्टिसाइड और बायोपेस्टिसाइड और इन सब चीजों के एप्लीकेशन के लिए, प्लांट प्रोटेक्शन के जो तरीके हैं और न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन के लिए भी जो है रिकमेंड किया गया है। तो उस पर किसान भाई गौर करें और इस तरह की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उनको, जहां पर ये रही नहीं जाएगा कि वोमेन किसान है या मैन किसान है, तो ये जेंडर न्यूट्रल टेक्नोलॉजी होंगी और ये नई कृषि में नई जान फूकेंगी और कृषि में यंगस्टर्स को, लड़कों को, लड़कियों को, महिला किसान, पुरुष किसान, सबको, पढ़े किसान, बहुत ही पढ़े लोगों को भी कृषि की तरफ आकर्षित करेगी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि काफी अच्छी पहल है जो हमारे युवाओं ही नहीं बल्कि हर वर्ग को अपने मतलब कह सकते हैं कृषि क्षेत्र की ओर अग्रसर होने में यहाँ पर मदद करेगा। बिल्कुल क्रांति की तरह उभरा है ड्रोन, हम कह सकते हैं। हर एक किसान इससे जुड़े, इसके लिए भी यहाँ पर अच्छे कदम उठाए गए हैं। अनुदान राशि दी जा रही है, आप अकेले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समूह बनाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें, महिलाओं का हमने यहाँ पर जिक्र किया था, उनकी सहूलियत के लिए तो यहाँ पर एडजस्टेबल यंत्र बनाए ही गए हैं जिसे इस्तेमाल करके हमारी महिलाएं भी आसानी से कृषि के कार्य कर सकती हैं। जो हाथ से किया जाता था काम, अब उनके लिए यंत्रों को तैयार कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डॉक्टर कपिला का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर कपिला, जिन हमारे किसानों ने बुआई कर ली है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे कई किसान यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, किसी के पत्ते सूख रहे हैं, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, तो इस समय में किस तरह की समस्याएं आती हैं? मैं चाहूंगी आप जवाब दें, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल मैं यहाँ पर पहले शामिल कर लेती हूँ। हेलो हेलो, गुरजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो गुरजीत जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, हमने ना सरसों लगाई थी जी, 10 से 15 दिन की सरसों हो गई है जी। हेलो, 10 से 15 दिन की सरसों हो चुकी है, किस तरह की समस्या आ रही है उसमें? 10 से 15 दिन की सरसों हो गई है जी, उसमें ना कुछ पौधे पीले होकर सूख रहे हैं जी। बिल्कुल, तो इसी बारे में मैं भी आपसे सवाल कर रही थी कि इस समय में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? शुरुआती जो सरसों में आपको सबसे अधिक ध्यान देने की बात है, एक तो क्योंकि इसका दाना बहुत छोटा होता है, हम संस्तुतित करते हैं कि आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही बीज दर का उपयोग करें। लेकिन कई बार ये किसानों को ना मैकेनाइजेशन की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो प्रिसाइजली 4-5 किलो से ज्यादा ही बीज पड़ जाता है जी। तो विरलीकरण जो हम बोलते हैं या थिनिंग हम कहते हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो जैसे बुआई के बाद में, इनके अभी तो सिर्फ 10-15 दिन ही
हुए हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि पंक्ति से पंक्ति तो हम दूरी तय कर लेते हैं। मान लीजिए किस्मों के लिए 30 सेंटीमीटर है और संकर के जो आपकी हाइब्रिड्स हैं उनके लिए हम 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी संस्तुतित करती है, वो यूजुअली मेंटेन हो जाती है। लेकिन पौधे से पौधे की दूरी हम कई बार मेंटेन नहीं कर पाते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक पंक्ति में पौधे से पौधे में भी कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी आप रखिए। अगर उससे ज्यादा आपके अंकुरण है या ज्यादा बीज आपने डाला है तो आपको थिनिंग या विरलीकरण करना होगा। विरलीकरण आपको विद इन 10 to 15 डेज, जब आपका 2 to 3 लीफ स्टेज होता है उसी समय करना होता है। उसके बाद जड़ें जुड़ जाती हैं और वो तो अगर ओवर क्राउडिंग है या ज्यादा पौधे हैं उसकी वजह से भी कई बार पीलापन देखा गया है। दूसरा, मृदा की जांच कराएं। पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं। शुरुआती पीलापन ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी से ही हो सकता है। कीड़ा अगर कोई है, कई बार एक ऐसा कीड़ा है जो रात को काटता है दिन में चला जाता है, तो अगर कीड़ों से होने वाले नुकसान को अगर आप पहचान पाते हैं तो एक क्लोरोपाइरिफॉस डस्ट आता है, बड़ा ही सेफ डस्ट है, वो आप ऊपर पौधों पे भुरक दीजिए ताकि इसमें ना हो। येलोइंग का और कोई कारण इस स्टेज पे तो मुझे समझ में नहीं आता, किस्म भी ठीक होगी। तो नाइट्रोजन का देखिए, नमी की बहुत अधिक कमी नहीं होनी चाहिए बुआई के समय जी। दूसरा, आप कीट का अगर कोई संभावना है तो उसे भी देख लीजिए। बिल्कुल। तो इस समय देखिए आपको किस तरह से निगरानी रखनी है अपने सरसों के खेत में, जिससे कोई भी समस्या अभी की बात करें तो उत्पन्न ना हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर अच्छी उपज आपको निश्चित तौर पर हासिल होगी ही। जी, एक पॉइंट में और कहना चाह रही थी कि एक दो बार मैंने मेरे खेत में भी देखा है, कई बार जैसे हम पेंडिमिथिलिन जो एडवाइस करते हैं ना, बुआई के बाद में 1 से 2 दिन के भीतर हम पेंडिमिथिलिन जब डालते हैं, ये खरपतवार नाशक है, क्योंकि सरसों में खड़ी फसल में खरपतवार नाशक बहुत ही कम है। उसकी मात्रा अगर ज्यादा है और आपके सीड के कहीं कांटेक्ट में आता है तो जर्मिनेशन के बाद में 10 से 15 दिन के बाद में वो देखा गया है। तो वो अगर समस्या है तो आपको देखना होगा, उसकी संस्तुतित मात्रा 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ही है, उसे बहुत ज्यादा ना दें। और ये कोशिश करिए कि सीड प्लेसमेंट नीचे है और वो सिर्फ ऊपर की 1 से 2 सेंटीमीटर पे ही रहे। तो अगर पेंडिमिथिलिन इंड्यूस्ड ये प्रॉब्लम है तो वो भी आपको एक्सप्लोर करना होगा। बिल्कुल। तो पेंडिमिथिलिन के चलते अगर ये समस्या हो रही है तो इस पर भी आप गौर फरमाइए। आपको जितनी मात्रा बताई गई है उतनी मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। ज्यादा हो गया तो भी फसल को यहाँ पर नुकसान अंकुरित होने के बाद में भी इसकी समस्या देखी गई है। बिल्कुल। तो देखिए समस्या हो सकती है, तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। तो ये आप कुछ खास बातें हैं जिनको जरूर अपने जहन में रखिए जब भी आप सरसों की बुआई कर रहे हैं। और कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। हमारी चर्चा जारी है सरसों फसल की देखभाल और कृषि यंत्रों के संदर्भ में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि समय अब काफी कम रह गया है। आपको अपने सवाल हमसे पूछने हैं, विशेषज्ञ उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और बता दें आपको, हमारे कुछ जो दर्शक हैं अपने सवाल पहले ही हम तक पहुंचा देते हैं और एक ऐसा ही सवाल मेरे पास पहले ही पहुंच गया है बीकानेर राजस्थान से और ये भेजा है राकेश जी ने। और ये डॉक्टर कपिला आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि सरसों की कौन सी किस्म लगा सकते हैं ये और राइजोबियम का उपयोग कैसे करें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राजेश जी, मैं भी बीकानेर से हूँ। बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। और आपने दो बातें पूछी है। किस्म में तो आप जो भी सिंचित क्षेत्र के लिए किस्म है, जैसे PM 25 है, 27 है, 28 है, PM 31, 33 है, जो 00 वेराइटीज हैं। उसके अलावा गिरिराज है, NRCDR 02 एक किस्म है। हाइब्रिड में आप NRCHB 506 भी ले सकते हैं। और जो आपने दूसरा प्रश्न किया वो बीज उपचार से संबंधित है, लेकिन राइजोबियम आप यहाँ थोड़ी सी गलत एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। राइजोबियम केवल जो लेग्यूमिनस या दलहनी फसलों के बीज उपचार के लिए होती है। सरसों में यदि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कोई बीज उपचार करना चाहते हैं तो आप एजोटोबैक्टर नाम का एक जैव उर्वरक होता है, उसका उपयोग करें। और एक इसके साथ ही एजोटोबैक्टर, PSB और KSB का एक मिक्सचर आता है। आप तीनों को एक साथ करें, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। तो राइजोबियम केवल दलहनी फसलों के लिए, सरसों के लिए एजोटोबैक्टर। जी बिल्कुल। तो देखिए राकेश जी, आपके दोनों ही सवालों का जो सवाल है हमारी विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कृषि यंत्र हमारे किसानों की मदद के लिए ही यहाँ पर विकसित किए गए हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि जब भी हमारे किसान इनका इस्तेमाल करें उससे पहले उन्हें जानकारी हो कि कैसे इस्तेमाल करना है, अन्यथा कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो प्रशिक्षण के बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई कि यंत्र या मशीन कोई भी जो है उसके बारे में जानकारी इसलिए जरूरी है कि उसका बेहतर उपयोग किया जा सके, और दूसरा इसलिए जानकारी जरूरी है कि उसको ज्यादा अगर आप सावधानी से उपयोग करेंगे तो उसका यंत्र का ज्यादा लंबा लाइफ मिलेगा आपको, क्योंकि कई बार केयरलेस हो जाते हैं और मशीन को इस तरीके से यूज करते हैं जो बताए गए तरीकों से इतर होता है। तो इसमें ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। आपको पता है कि भारत सरकार ने 4 हमारे जो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर्स है, 5 समझ लीजिए कि हमने बुधनी में है, हमारा क्या कहते हैं हिसार में है, और साउथ में है जो एक, और फाइनली आसाम में है। तो इन टेस्टिंग सेंटर पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली डिजाइन प्रोग्राम है और सरकार ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रहने की और सारी व्यवस्था करती है, और बहुत ही अलग अलग मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के, उनको कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर अभी जितने भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और यूनिवर्सिटीज में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, वो समय समय पर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और अगर किसी किसान भाई को ये लगता है कि किसी यंत्र के बारे में स्पेसिफिक जानकारी, उसको यूज करने के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहता है, तो वो किसी भी जो हमारे विश्वविद्यालय है उनके एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज के डीन को या फार्म मशीनरी डिपार्टमेंट के हेड को चिट्ठी लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमें इस यंत्र पर 1 दिन की 2 दिन की इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे जो हमारे पूरा रिसर्च सिस्टम जो है वो हमें किसानों के लिए उपलब्ध है। हमने तो अपने विश्वविद्यालय में ये किया है कि आज ही ऐसा दिन था जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के सारे वैज्ञानिक किसानों के 50 से ज्यादा गांवों में सारे वैज्ञानिक थे और किसान के साथ मिल करके उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण देने, तो किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिल सके। देखिए इस स्तर पर भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, हर संस्थान में कार्य हो रहा है। विश्वविद्यालय का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा ने किया, यहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो हमारे किसान इन संस्थानों से जुड़कर भी प्रशिक्षण ले सकते हैं और कृषि यंत्रों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर कपिला हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, आप यहाँ पर उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। और किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में तो आपने जान लिया सरसों फसल की देखभाल और कृषि यंत्रों के बारे में, लेकिन अगले कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है इस पर हम आपको जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर केले की सफल खेती, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपके सवाल सुनेंगे और जवाब आप तक पहुंचाएंगे। और आलू का फसल प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं इस पर भी हम आपको जागरूक करेंगे। कोई सवाल है आपके मन में अगर इन विषयों से संबंधित, पहले हम तक पहुंचाइए, ईमेल कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। कोई फोटो है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जिसको देख करके हमारे विशेषज्ञ बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और ये है नंबर डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर का 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे ही। साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। और एक अहम बात आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले अंक में होंगे हाजिर नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए आप बनी रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।